साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं भारत को बदनाम करने, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने, सनातन संस्कृति को खत्म करने और भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट दिखाऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि किस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके। अब मैं इस रिपोर्ट के बारे में आपसे चर्चा करूं उससे पहले आज की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप ये तस्वीर बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये G20 शिखर सम्मेलन की तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए किस प्रकार से दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन लालायित है, आप देख लीजिए। एक एक जो क्षण है ना, वो बड़े काम की चीज़ है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत के प्रति दुनिया के ताकतवर देश किस प्रकार से मिलने जुलने के लिए खास करके प्रधानमंत्री मोदी से लालायित रहते हैं। अब आपको हो सकता है ये लगे कि मैं शायद बढ़ा चढ़ाकर बातें कह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले की एक पुरानी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये G7 समिट के दौरान की तस्वीर है और किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीछे से आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को इशारा करते हैं और उसके बाद हाथ मिलाते हैं। तो ये तस्वीर कम से कम पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। लेकिन इस तस्वीर को देख करके हम प्रफुल्लित तो होते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है उसे हम समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको अमेरिका से जुड़ी दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए लालायित हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी रिपोर्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर जो सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए। और ये जो रिपोर्ट आपको बता रहा हूं ना, ये अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से जो बातें आ रही है ना, वो शंका पैदा करती है, वो ये संदेश देती है, संदेह पैदा करती है कि भारत को लेकर किस प्रकार से साजिश रची जा रही है। इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं अमेरिका की जो संस्था है उससे जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने पेश करूं, लेकिन उससे पहले चार घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस समय कई सारी घटनाएं मीडिया की सुर्खियों में है, आप देख लीजिए। पहला विकास दिव्य कीर्ति का मामला, अभी बताता हूं मैं आपको। दूसरा श्रद्धा मर्डर केस, लव जिहाद का भी मामला जुड़ रहा है इसमें। तीसरा हिमांक बंसल और चौथा मोहम्मद अकरम का मामला है। अब एक एक करके इन चारों मामलों को समझने की कोशिश कीजिए। विकास दिव्य कीर्ति अभी बहुत सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर तो ये चीज़ें छाई हुई हैं, लेकिन आप ज़रा सोचिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, इस पर तो अलग से भी प्रोग्राम बन सकता है। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति यूपीएससी की तैयारी करने के नाम पर क्या कर रहे हैं? आप देखिए कैसे हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मैं एक आध लाइन पढ़ करके रिपोर्ट से आपको दिखाता हूं। कुत्ता हविष्य मां सीता, और क्या कहते हैं इन्होंने, जनाब ने पूर्व आईएएस अधिकारी पुरुषोत्तम अग्रवाल जेएनयू वाले हैं। अब इनकी किताब का हवाला देते हुए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि रावण को हराने के बाद भगवान राम ने मां सीता से कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैंने ये युद्ध तुम्हारे लिए लड़ा है, बल्कि अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। जरा सोचिए कौन सी बात निकाल कर ला रहे हैं। और आगे क्या लिखते हैं, कहते हैं ये, मैं वो वीडियो आपको दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि वो कॉपीराइट का मामला आ जाएगा, लेकिन आप रिपोर्ट देखिए। एक लाइन और मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कहता है कि इसके बाद भगवान राम ने कहा, जिस तरह कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रखता, उसी तरह अब तुम मतलब माँ सीता मेरे योग्य नहीं हो। अब ज़रा सोचिए, ये कौन सी तैयारी है, ये कौन सी पढ़ाई हो रही है जिसमें हिंदू धर्म को लेकर के अनाप शनाप बातें की जाती हैं, कुछ भी कह दिया जाता है और किसी भी पुस्तक का उदाहरण दे दिया जाता है। ये कौन सी शिक्षा है? तो जाहिर तौर पर लोगों का विरोध उठ रहा है, लेकिन ये विरोध कैसा है ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये विरोध ये है कि बस सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, दो तरह के लोग हो गए
उसमें एक तरफ का तर्क, दूसरे तरफ का तर्क दिया जा रहा है। और विकास दिव्य कीर्ति भी अपने बचाव में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से वो हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की बातें वो माँ सीता, भगवान राम के लिए कह रहे हैं, क्या वो इसी स्त्री विमर्श में हलाला को लेकर कह सकते हैं? क्या उन्होंने 3 तलाक को लेकर ये बातें कही हैं? अभी अगर दूसरे धर्म पर कहते ना तो सर तन से जुदा की नौबत आ जाती। और जो मैं अभी रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, आप जरूर ये सवाल उठाइएगा कि क्या विकास दिव्य कीर्ति ने इसके बारे में एक शब्द भी कहा? नहीं कहा। तो ये सारा मामला एक तरफा है। अब आप दूसरी खबर पर आइए। मैं सीधे हेडलाइन पढ़ देता हूं, आप समझ जाएंगे। बाकी तो सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल। आप देखिए, प्राइवेट पार्ट पर लात मारी, अल्लाहू अकबर बुलवाया, हैदराबाद में छात्र को पीटते वीडियो वायरल। ये कहानी क्या है आप जानते हैं ना? हैदराबाद में एक शिक्षण संस्थान है, ICFAI फाउंडेशन। वहां एक छात्र हिमांक बंसल को कुछ छात्रों ने मारा, पीटा और अल्लाहू अकबर बुलवाया। अब आप सोचिए कि अब क्या हो क्या ना हो, इस विमर्श में मत जाइए। ये घटना तो वीडियो में दिख रहा है, आपने देखा भी होगा, आप देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पर ये चीज़ें हैं। फर्ज कीजिए कि ये घटना पलट जाती, बुलवाने वाला कोई और होता और बोलने वाला दूसरे धर्म का होता, क्या हाल होता? इस देश में असहिष्णुता को लेकर एक विमर्श खड़ी हो जाती। भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, विदेशी तो छोड़ दीजिए, देश के अंदर भी, वो भी सक्रिय हो जाते। लेकिन आज स्थिति कुछ नहीं है, सन्नाटा है। रिपोर्ट है, हैदराबाद में स्टूडेंट से जबरन बुलवाया अल्लाहू अकबर, इसके बाद किया यौन उत्पीड़न। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे मीडिया संस्थानों ने इस पे पर्दा डालने का काम शुरू कर दिया है। छात्र का नाम गायब कर दिया है, बुलवाने वाले का नाम गायब कर दिया है, कुछ दूसरे सब्जेक्ट उठा लिए गए हैं। ये तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। मैं इस घटना में भी बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब तीसरी खबर पर आइए। लव जिहाद का शिकार हुई मुंबई की श्रद्धा। आफताब ने 35 टुकड़े कर फेंका अलग अलग जगहों पर। अब ये खबर तो आप देख ही रहे हैं ना, सारे मीडिया वाले चला रहे हैं। ये क्या है मामला? ये लव जिहाद का मामला है। और तभी ये बातें आज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं कि लड़की बोलती है ना, मेरा आफताब तो ऐसा नहीं था, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। मैं भी नहीं मानता। ये प्योर क्राइम का मामला है, लेकिन ये 2 धर्मों से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। अब चौथी खबर आइए। ये मोहम्मद अकरम की खबर है। इसने एक महिला से शादी की, वो शादीशुदा थी, बच्चे के साथ लेकर भाग गई और मोहम्मद अकरम से शादी किया। उसके बाद अकरम ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट डाला और क्या लिखा, भाई लोग मैंने शादी कर ली है, सभी को पर्सनल में एक एक दावत दूंगा, यह कोड वर्ड है, मेरी बात समझ लेना। यह भी वही मामला है। अब इसके बारे में विस्तार से बताने का कोई अर्थ नहीं है, मैं इसके जरिए आपके सामने कुछ और रखना चाहता हूं। आफताब हो या अकरम, विकास दिव्य कीर्ति हो या फिर हिमांक बंसल, चारों में पैटर्न एक ही जैसा है। आप उस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसे धर्म का मामला नहीं बना रहा, मैं इसे सिर्फ क्राइम का मामला भी आपको बता रहा हूं, यही समझकर बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद अब आपको नुपुर शर्मा के मामले को देखना चाहिए। नुपुर शर्मा का तो मामला आपको पता है ना, लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ? नुपुर शर्मा ने अपने शब्द वापस ले लिए, माफी भी मांग ली, भाजपा ने उसे पार्टी से भी निकाल दिया और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। लेकिन क्या आज भी आपको पता है कि नुपुर शर्मा कहां है? नुपुर शर्मा कितनी सुरक्षित है? सुरक्षित होगी, मैं मानकर चल रहा हूं, लेकिन क्या वो सार्वजनिक जीवन में लोगों के बीच उपस्थित हो पा रही हैं? लेकिन विकास दिव्य कीर्ति तो एकदम चौड़े होकर घूम रहे हैं। जो बंसल को मारने वाले लोग हैं वो भी चौड़े होकर घूम रहे हैं। ये जो आफताब की कहानी है, अकरम की कहानी है, ये भी है। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में ऐसा नहीं है। तो ये है भारत की स्थिति। ये स्थिति मैं आपके सामने रख रहा था और इन स्थितियों के परिवेश में अब मैं आपको
यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो इसकी रिपोर्ट है ना, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इन परिस्थितियों के इर्द गिर्द जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत में सेक्युलरिज्म की चाशनी में डुबोकर किस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को देखा जाता है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जाता है, किस प्रकार से सनातन धर्म को बदनाम किया जाता है, किस प्रकार से हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब मैं आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट देता हूं। भारत के लिए बहुत चिंताजनक है, आपको समझने की ज़रूरत है। और इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हुए एक सज्जन है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ओनली फैक्ट इंडिया के फाउंडर और ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट होल्डर विजय पटेल ने 28 ट्वीट किए हैं। 28 ट्वीट। मैंने एक एक ट्वीट को बड़े ध्यान से देखा है दोस्तों, और ये ट्वीट आपको भी देखना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि 2001 के बाद से 2022 तक किस प्रकार से रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर इस प्रकार तथ्यों को रखा गया है जो हम सब के लिए चिंताजनक है। ये बताना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। अब मैं आपको ये ट्वीट पर लेकर चलता हूँ, आप देखिए। ये कह रहे हैं, पहला ट्वीट है कि मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा फर्स्ट पोस्ट पर, और ये USCIRF की रिपोर्ट है, जिस संस्था का नाम ले रहा हूँ, और इसमें 2001 से 2022 तक की रिपोर्ट है। अब आप देखिए 2001 की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने कई भागों में बंटवारा किया है इसे। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, नाम पहले हिंदू का है, क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट, उसके बाद टेररिज्म की बात है, हिंदू टेररिज्म, मुस्लिम टेररिज्म, क्रिश्चियन टेररिज्म, और उसके बाद नेशनलिस्ट की बात है, हिंदू नेशनलिस्ट, मुस्लिम नेशनलिस्ट, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट। अब आप 2001 की रिपोर्ट देखिए। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बाकी सब शून्य है, और उसके बाद हिंदू नेशनलिस्ट 13। मतलब इंसिडेंट्स को चुन चुन कर रखा गया है, और किस आधार पर रखा गया है आप भूल जाइए। 2002 में आइए, इसमें सारे जीरो हैं, कोई इंसिडेंट की चर्चा नहीं है, सिर्फ हिंदू नेशनलिस्ट की चर्चा है, एक घटना। इसके बाद आप 2003 में आइए, यहाँ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट 3 हैं और मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट 2 हैं, बाकी सब शून्य है। फिर आप आइए 2004 में, यहाँ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट 4 हैं, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट 2 हैं, बाकी सब शून्य है। आप सिर्फ ध्यान देते रहिएगा घटनाओं को, मैं एक समरी भी आपको बताऊंगा। फिर 2005 में आइए, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट 5 और मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट 1। इसके बाद आइए 2006 में, यहाँ पर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट 1 और यहाँ मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट 3 है। शायद इनको लगा हो भैया कुछ तो बदलो, इनको इतनी घटना। अच्छा हाँ, यहाँ भी हिंदू नेशनलिस्ट 6 हैं, यानी तब भी ये ज़्यादा हो गए। अब आइए 2007 में। 2007 में देखिए, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट मिलाकर 9 हुए और मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट 4 हैं। 2008 में देखिए, यहाँ पर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट और नेशनलिस्ट मिलाकर 8 हो गए और मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट 3 हुए। 2009 को देखिए, इसमें 2 हैं मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट, बाकी सब शून्य हैं। फिर 2010 में देखिए, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू टेररिज्म, हिंदू नेशनलिस्ट 9, 1, 10, 19 और मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट 1 हैं। आप घटनाओं को बस देखते चले जाइएगा, काउंटिंग। 2011 में हिंदू से जुड़े हुए 16, 2, 18 और मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ 1 हैं। उसके बाद 2012 में आइए, हिंदू से जुड़े हुए 1 हैं, मुस्लिम से जुड़े हुए 3 हैं। ये पहला मामला दिख रहा है जिसमें मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा दिख रहे हैं 2012 में। आप और आगे बढ़िए, 2013 हिंदू नेशनलिस्ट 1, बाकी सब शून्य है। ये सारी रिपोर्ट है, देखिए बड़ा मेहनत किया है विजय पटेल जी ने। ये समझने के लिए ज़रूरी है कि कैसे भारत में, ये तो पिक एंड चूज़ वाला मामला है ना, कि आप कौन सी घटना को पकड़ते हैं, ये तो वो बात हो गई ना। उसके बाद 2014 में आइए, सब शून्य है, कोई नहीं है घटना, हुआ नहीं होगा, आपको तो याद ही है ना। 2015 में आइए, हिंदू नेशनलिस्ट 7 हैं और बाकी सब शून्य है। इसमें आपने ध्यान दिया कि नहीं कि क्रिश्चियन वाले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बहुत शांति है इस देश में, बाकी सब हिंदू धर्म को लेकर है। 2016 में आइए,
हिंदू नेशनलिस्ट 11, बाकी सब शून्य है। 2017 हिंदू एक्सट्रीमिस्ट देखिए 2 और नेशनलिस्ट 32, यानी 34 केस का जिक्र है और बाकी सब शून्य है। 2018 में आइए, हिंदुओं को लेकर 2 और मुस्लिमों को लेकर 1। 2019 में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट 3, हिंदू नेशनलिस्ट 1। 2020 में दोनों हिंदू मिलाकर 3 हुए, बाकी सब शून्य है। 2021 में आइए, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट 1 हैं, बाकी सब शून्य हैं। 2022 जो इस साल चल रहा है, अभी तक सारे शून्य हैं। और अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसको इन्होंने टोटल भी किया है, सारा जोड़ने की कोशिश की। और क्या किया है देखिए, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट 42, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट 23, हिंदू टेररिज्म 1 और हिंदू नेशनलिस्ट 111, यानी 112 और 40, 50, 52, 154 हिंदुओं से जुड़ा हुआ मामला है और मुस्लिमों से जुड़ा हुआ सिर्फ 23। अब आप इन रिपोर्ट्स के बरक्स आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश में क्या घटनाएं ऐसी ही होती हैं। मैं आपको पिछले 4-5 दिनों की घटनाएं दिखाई, मैंने आपको कौन सा एंगल दिखा, क्या दिखा? क्या ये धर्म का मामला नहीं था? ये चारों के चारों धर्म के मामले थे और एक तरफा थे। मुझे याद है कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि 2014 से पहले भारत एक मुस्लिम राष्ट्र रहा है आंशिक रूप से, और ये बात इसमें पुष्टि होती है। कितनी सारी घटनाएं होने के बाद भी जो अमेरिका की ये रिपोर्ट है दोस्तों, ये खतरनाक है। ये एक बड़ा संदेश दे रही है, ये बता रही है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है। मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। और इस रिपोर्ट में आगे विजय पटेल जी ने लिखते हैं, आप देखिए, we can conclude that Hinduism is the most tolerant religion and has faced attacks since decades, but USCIRF is cherry picking isolated incidents and retaliations to describe Hindus and as Hindu terrorist, Hindu extremist and Hindu nationalist। और इसके बाद ये जो लिखते हैं आगे, वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इस बात को सपोर्ट करना है जो कन्वर्जन माफिया है, एनजीओ है और उसकी जो संपत्ति है उनको सपोर्ट करना है। वो भारत को टारगेट करते हैं, भारत में ऐसी शक्तियों को बढ़ावा देना चाहते हैं जो यहाँ पर धर्म परिवर्तन में लगी हैं, जो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहती है। साथियों, अभी जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, वो रिपोर्ट कैसी है उसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। और ये उदाहरण क्या है? अभी हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, आपको याद है ना? और उस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या थी, आपको याद है? भारत को 121 देशों की सूची में भारत को 107वां स्थान मिला था। आप सोचिए, 121 देशों में 107वां स्थान। जिस देश के बारे में ताकतवर देश गर्व करते हैं कि ये देश कितना आगे बढ़ रहा है हर मामले में, और उसी सूची में जो श्रीलंका है उसको 64वां स्थान मिला है और पाकिस्तान को 99वां स्थान। मतलब हंगर इंडेक्स के मामले में भारत श्रीलंका और पाकिस्तान से काफ़ी बदतर स्थिति में है। लेकिन ज़मीन पर स्थिति क्या है ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि श्रीलंका जो फटे हाल है, खाने की दिक्कत है। आप पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से खाने की चीज़ों को लेकर के हत्याएं, लूटपाट जैसी स्थिति हो गई। भारत अनाज भेज रहा है तब उनका पेट भर रहा है, भारत पैसे दे रहा है तब उनको तेल मिल रहा है, वो भी हंगर इंडेक्स में भारत से बहुत अच्छी स्थिति में। और पाकिस्तान वो तो कंगाल है, पैसे की कमी है, कर्ज नहीं मिल रहा है, कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं है, वहाँ महंगाई दर चरम पर है और उसके बाद भी हंगर इंडेक्स में श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। तो आप इसे क्या कहेंगे? ये कोई जायज़ रिपोर्ट है? ये बिना भेदभाव रहित रिपोर्ट है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें भारत को टारगेट किया गया है। तो साथियों, मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जब आप फटेहाल होते हैं, जब आप कंगाल होते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता, बस आपको बेइज्जत कर कर चला जाता है।
लेकिन जैसे जैसे आप ताकतवर बनते हैं, जैसे जैसे आप मजबूत बनते हैं, तो आप सामने वाले की नज़र में छा जाते हैं। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आज भारत की स्थिति वही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके परिश्रम से जब ये देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, जो विदेशी शक्तियां हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, वो कभी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें। और इन्हीं वजहों से एक तरफ जहां वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए ललायित है कि भारत अपने कैंप में रहे, वहीं दूसरी ओर इन छोटी छोटी संस्थाओं के जरिए, शक्तियों के जरिए वो ये कोशिश करते हैं कि इस देश को तोड़ा जा सके, बांटा जा सके, इन्हें बदनाम किया जा सके। यहाँ की जो मजबूत नींव है, जो सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, उनको बदनाम किया जा सके। और यही बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।